तो हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक ऐसे कातिल के बारे में बताने वाला हूँ जिसने 1985 से लेके 1989 तक करीब 25 लोगों का मर्डर किया, लेकिन पुलिस आज तक उस शख्स को पकड़ने में असफल रही। पुलिस आज तक ना ही उसका असली नाम पता कर पाई है, या वो क्या करता है, या उसका घर का क्या एड्रेस है, कुछ भी नहीं पता कर पाई है। लेकिन जनता उसे सिर्फ एक नाम से जानती है और वो है स्टोनमैन। साल 1985, मुंबई, जिसे तब बॉम्बे कहा जाता था, लाखों सपनों का शहर था। हर दिन हजारों लोग यहाँ बेहतर जिंदगी की उम्मीद लेकर आते थे, लेकिन हर किसी के हिस्से में सपनों का घर नहीं आता। हजारों लोग फुटपाथ पर रहते हैं। कोई भिखारी था, कोई कचरा बीनता था, कोई दिहाड़ी मजदूर था और कोई छोटे ढाबों में काम करता था। दिन भर मेहनत करने के बाद उनका बिस्तर बनता था फुटपाथ, रेलवे स्टेशन, पुलिस के नीचे का हिस्सा या सड़क का किनारा। इनमें से बहुत से लोग अकेले सोते थे। न ही उनका कोई दोस्त था, न ही कोई उनकी फैमिली थी, और न ही कोई एक ऐसा शख्स जो उनकी गैर मौजूदगी को महसूस करा सके। और इसी बात का फायदा उठाया उस कातिल ने। 1985 में पुलिस को सबसे पहले सियोन इलाके में एक लाश मिलती है। आदमी गरीब था, फुटपाथ पर सोता था और उसका सर बुरी तरह से एक बड़े पत्थर के द्वारा कुचल दिया गया था। और पोस्टमार्टम ने भी साफ बता दिया था कि ये कोई बड़े पत्थर से किया गया हमला है। लेकिन केस ज्यादा आगे नहीं बढ़ा। ना ही कोई उसकी पहचान करने आया और ना ही कोई उसकी रिपोर्ट लिखाने आया। तो धीरे धीरे केस ठंडा पड़ गया। लेकिन कुछ ही महीनों बाद उसी इलाके में एक दूसरी लाश मिलती है। उसका सर भी बिल्कुल उसी तरह से कुचला गया था जैसा कि पिछली वाली लाश का। लेकिन पुलिस इन दोनों मामलों को जोड़ने की कोशिश तक नहीं करती। उन्हें लगता है कि ये कोई एक दूसरी हत्या है, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। समय बीतते गया, इसी तरह उन्हें तीसरी, चौथी, पांचवी और फिर छठी लाश मिली। लेकिन अब किसी पुलिस अधिकारी ने इन सभी फाइलों को एक साथ खोलना शुरू किया। उन्होंने इस फाइल में सिर्फ एक बात कॉमन लगी कि वो सारे के सारे बेहद गरीब थे, फुटपाथ पे रहते थे और उनके आगे पीछे कोई नहीं था जो उनकी तलाश कर सके। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उनका सर बुरी तरह पत्थर से कुचला गया था। एंड पहली बार पुलिस को ऐसा लगा कि कोई सीरियल मुंबई की शहरों पर खुलेआम घूम रहा है। जांच के दौरान एक लाश के पास से एक बहुत ही भारी पत्थर मिला जिसका वजन लगभग 20 से 30 किलो था। तभी पुलिस को लगा कि इतना भारी पत्थर उठाकर किसी को मारना किसी अकेले इंसान की बात नहीं हो सकती। या तो वो ग्रुप में है, या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका शरीर बहुत ही ज्यादा तगड़ा है और वो 20 से 30 किलो के पत्थर उठाकर उन लोगों को मार रहा है। लेकिन उनके अलावा उस लाश से कोई भी चीज बरामद नहीं हुई। ना ही फिंगरप्रिंट, ना कोई गवाह, ना कोई चेहरा और ना ही कोई सुराग। अब पुलिस वालों ने रात में फुटपाथ पर सोने वाले लोगों को आगाह किया। उन्हें बोला कि तुम अकेले मत सो, या ऐसी जगहों पे मत सो जहाँ पर अंधेरा हो, खुले आसमान के नीचे सो। लेकिन कातिल तब भी नहीं रुका। उसने 7वां मर्डर किया, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। 1988 आते आते वो कातिल लगभग 12 लोगों को मार चुका था, और वह फिर भी खुलेआम शहर पर घूम रहा था। कुछ लोगों का दावा था कि ये संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आधिकारिक रिकॉर्ड में सिर्फ 12 का ही रिकॉर्ड है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन 12 लोगों को कोई पहचान नहीं सका, और ना ही इनके कोई फैमिली मेंबर्स या दोस्त उनको ढूंढने आए। पुलिस वालों ने कई लोगों को उठाकर पूछताछ की, लेकिन कोई भी सबूत न होने की वजह से उन पर कोई केस नहीं हो सका। लेकिन जितनी ही अचानक ये हत्याएं शुरू हुई थी, उतनी ही अचानक ये हत्याएं बंद हो चुकी थी। पुलिस को लगा कि अब कोई हत्या नहीं है। उन लोगों ने भी राहत की सांस ली और उन्हें लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। 1989, मुंबई की उन हत्याओं को निकले हुए कुछ ही महीने हुए थे, लेकिन पुलिस अब भी जांच पूरी तरह से कर रही थी। लेकिन नई लाशें मिलना बंद हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि यह तो कातिल शहर छोड़ के जा चुका है, या तो उसने अब खून करना बंद कर दिया है। लेकिन फिर कोलकाता में एक खबर आई कि हावड़ा ब्रिज के पास एक लाश मिली है। मरने वाला फुटपाथ पे रहने वाला कोई आदमी था और उसका सर बुरी तरह से कुचल दिया गया है। पहली नजर में यह एक साधारण केस लग सकता था, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारियों को मुंबई के वो केस याद थे। और इसी तरह फिर लगभग एक महीने बाद दूसरी लाश एंड फिर तीसरी लाश उनको मिलती है। तीनों की कहानी एक जैसी थी। बेहद गरीब, फुटपाथ पर सोने वाला और अकेले, ना ही कोई आगे देखने वाला और ना ही कोई पीछे देखने वाला। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उनका सर बुरी तरह से कुचला गया था। कोलकाता पुलिस समझ चुकी थी कि ये कोई नॉर्मल हत्यारा नहीं है। शहर में एक सीरियल घूम रहा है, और पहली बार अखबारों में उसका नाम इस्तेमाल किया गया, स्टोनमैन। अखबारों की हेडलाइन थी, स्टोनमैन इज बैक।
एक ऐसा नाम जो आने वाले सालों में भारत के कई रहस्यों में से एक बन जाएगा। जैसे जैसे हत्याएं बढ़ने लगी, लोगों में डर फैलने लगा था। दिन में तो सब कुछ सही होता, उसी तरह से दुकानें खुलती, काम चलता, लेकिन रात होते ही माहौल बदल जाता था। फुटपाथ पर सोने वाले लोग अब अकेले सोने से डरते थे। उन्होंने कुछ समूह बना लिए थे और वो एक साथ ही सोते थे, या कोई अंधेरे में नहीं सोता था। कुछ लोग बारी बारी से जागकर पहरा देते थे, या तो कुछ लोगों ने रात में सोना ही बंद कर दिया। उनके लिए अब सबसे बड़ा डर उनकी भूख नहीं थी, बल्कि वो एक अजनबी शख्स था जिसके हाथ में कोई भारी पत्थर हो सकता था। अब तक दबाव बहुत बढ़ चुका था, जनता जवाब चाहती थी। अखबार स्टोनमैन की खबरें छाप रहा था और तब कोलकाता पुलिस ने अपने इतिहास के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट कर दिया था। सैकड़ों पुलिसकर्मी रात भर सड़कों पर गश्त करने लगे। फुटपाथों पर निगरानी रखी गई। अंडरकवर पुलिस वालों को भिखारियों और बेघर लोगों की तरह सड़कों पर सुलाया गया। जरा से भी शक होने पर लोगों को हिरासत में ले लिया गया। कई लोगों को उठाकर घंटों पूछताछ की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। न कोई गवाह, न कोई फिंगरप्रिंट, न कोई हथियार और न ही कोई चेहरा। ऐसा लग रहा था कि हत्यारा हवा में आता है और फिर हवा में ही गायब हो जाता है। जांच के दौरान पुलिस अधिकारियों में भी मतभेद होने लगा था। डिप्टी कमिश्नर का मानना था कि ये बेहद बुद्धिमान, मजबूत और योजनाबद्ध तरीके से काम करने वाला सीरियल है। उनके अनुसार कातिल लंबा और ताकतवर हो सकता है। ये भीड़ में आसानी से घुल मिल जाता है। वो अपने शिकारियों को पहले से देखता था, उनकी दिनचर्या को समझता था और फिर रात के अकेले में जाकर उनका मर्डर कर देता था। डिप्टी कमिश्नर का ये मानना था कि जो कातिल है वो किसी न किसी तरह से उन फुटपाथ पे रहने वालों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नफरत करता था। या ये ऐसा हो सकता है कि उसके अतीत में कुछ ऐसा हुआ हो जो फुटपाथ से रिलेटेड हो। क्या हो सकता है किसी फुटपाथ वाले ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया और उसी के चलते उसके अंदर फुटपाथ वालों के लिए बहुत ही ज्यादा नफरत भर गई। पर क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन वहीं एक दूसरे बड़े अधिकारी का ये मानना था कि ये सिर्फ कत्ल इसलिए नहीं हो रहे हैं। उनको लगता था कि ये किसी तांत्रिक विद्या के लिए हो सकता है, क्योंकि जो भी खून हुए थे लगभग शनिवार या मंगलवार के दिन हुए थे। तो उनका ये मानना था कि कहीं ना कहीं वो किसी तंत्र विद्या के लिए इन लोगों की बलि दे रहा है। जांच के दौरान पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा। मैं यहाँ पे उसका नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको एक्स करके डिफाइन करूंगा, ठीक है? तो जांच के दौरान पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा जिसका नाम था एक्स। उसे एक ऐसे इलाके से पकड़ा गया जहाँ एक फुटपाथ पर रहने वाले व्यक्ति ने दावा किया था कि उस पर हमला हुआ था, लेकिन बाद में वो आदमी अपनी बात से मुकर गया। उसने कहा कि उसने किसी को देखा ही नहीं था। पुलिस ने पाया कि उसके कान पर जो चोट थी वो शायद चूहे के काटने से हुई थी। एक्स बहुत ज्यादा कमजोर और दुबला पतला था। वह मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। उसके बारे में ये मानना बहुत ही कठिन था कि वो किसी भी 20 से 30 किलो के पत्थर को आसानी से उठा सकता है, और आखिरकार उसके खिलाफ कोई सबूत न होने की वजह से वो भी छूट जाता है। लेकिन स्टोनमैन अभी भी आजाद था। फिर जैसे मुंबई में हुआ था उसी तरह कोलकाता में हुआ। 1989 आते आते वहां पर भी हत्याएं होना बंद हो चुकी थी, और इसी तरह इन लाशों का सिलसिला 3 से 13 हो गया। कोलकाता में अब तक 13 लाशें मिल चुकी थीं। ना ही कोई नई लाश मिली और ना ही कोई हत्यारा मिला और ना ही कोई नया हमला हुआ। उनके पीछे रह गईं तो सिर्फ 13 लाशें और हजारों डरे हुए लोग। मुंबई में 12 और कोलकाता में 13, आधिकारिक तौर पर टोटल 25 लाशें। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन 25 लाशों में कोई भी चश्मदीद गवाह सामने नहीं आया, एक भी नहीं। पुलिस वालों को लगता था कि स्टोनमैन एक साइकोपैथ है। 1985 से शुरू ये कहानी 1989 में जाकर खत्म होती है, लेकिन कम से कम भी 25 हत्याएं होती हैं। 2 सबसे बड़े शहर शामिल होते हैं, हजारों पुलिसकर्मी, सैकड़ों संदिग्ध, लेकिन सुराग एक भी नहीं, एक भी गवाह नहीं, एक भी चेहरा नहीं। स्टोनमैन आया, हत्या की और स्टोनमैन गायब हो गया। अगर वह आज भी जिंदा है तो उसे पता है कि उसने इतिहास के सबसे बड़े अपराधों में से एक को अंजाम दिया है, और दुनिया आज भी नहीं जानती कि वह आखिर है कौन। कुछ रहस्य ऐसे ही हैं जो कभी नहीं सुलझते, बस हमेशा रहस्य रह जाते हैं, और यही वाला केस भी इन्हीं में से एक था। तो तुम्हें क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।